दोस्तों, इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर। 3 यूरोपियन देश जो न सिर्फ काफी ताकतवर है बल्कि बहुत ज्यादा विकसित भी हैं, इन 3 देशों ने फिलिस्तीन की आजादी का ऐलान कर दिया है। इन्होंने फिलिस्तीन को ऑफिशियली एक आजाद देश के रूप में रिकॉग्नाइज करने का ऐलान कर दिया है। Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. इन 3 देशों के नाम है स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, जिनमें से स्पेन और नॉर्वे तो यूरोपियन यूनियन के साथ साथ नाटो के भी मेंबर हैं और नॉर्वे को दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। इन तीनों ही देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने कल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया कि हम फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता आने वाले ट्यूसडे को देने जा रहे हैं। और भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिनसे इजराइल के आतंकवाद का चेहरा यूरोप के बहुत से देशों में भी बेनकाब हो गया। जिनमें से नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत दिनों से चल रही इस लड़ाई में हजारों बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जान गई है और आगे भी ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि 2 स्टेट्स नहीं बन जाते। 2 स्टेट ही इस लड़ाई का सॉल्यूशन है और तभी यहाँ पर शांति आ पाएगी। एक स्टेट इजराइल ऑलरेडी बना हुआ है और फिलिस्तीन को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्वे के साथ साथ दोस्तों स्पेन भी इस लड़ाई की एकदम शुरुआत में तो इजराइल के साथ था, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि इजराइल यहाँ पर बहुत सारी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है तो उसने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया और फिलिस्तीन का साथ इस लड़ाई में लगातार दिया है। इजराइल में हथियार पहुंचने से रोकना हो या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन का समर्थन करना हो, स्पेन एक नॉन मुस्लिम यूरोपियन कंट्री होते हुए भी बहुत सारे अरब देशों से आगे रहा है। इनफैक्ट अभी एक हफ्ते पहले ही भारत से इजराइल हथियार लेकर जा रहे पानी के जहाज को स्पेन ने अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया था। दोस्तों, जैसे ही इन देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों का ऐलान किया, वैसे ही इजराइल बौखला गया और इजराइल के एक आतंकवादी ने तो इन तीनों ही देशों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि ये लोग जो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऐसा करके ये कातिलों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि ये आतंकवादी जो इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, जिसका नाम है बेन गुइर, ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अपना घर बनाकर रहता है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है और वो फिलिस्तीन का एरिया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी है, लेकिन फिर भी ये अपनी ताकत के दम पर वहीं रहता है। इसने इन देशों के बारे में वो बुरी भली बातें कही जो असल में ये खुद कर रहा है। इसने इन देशों को कातिलों का सपोर्टर बताया, जबकि 50,000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों का कत्ल करने में इसका बहुत अहम योगदान रहा है। उसके बाद इजराइल की गवर्नमेंट ने गुस्से का इजहार करते हुए इन तीनों ही देशों से अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया। दोस्तों, स्पेन और नॉर्वे के अलावा आयरलैंड यूरोप का वो देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। शायद ईरान जैसे देशों से भी ज्यादा ये फिलिस्तीन का समर्थन करता है। हालांकि ये यूरोप में है और एक मुस्लिम कंट्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी आयरलैंड कभी अपनी पार्लियामेंट में फिलिस्तीन के झंडे को लहराता है तो कभी उनके राष्ट्रगान को चला देता है। आयरलैंड से जब पूछा गया कि आप फिलिस्तीन का इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करते हो, तो उसने कहा कि हमें पता है किसी दूसरे बाहरी लोगों का गुलाम होने का दर्द, क्योंकि 1927 तक हमारा देश आयरलैंड भी ब्रिटेन का गुलाम था। इनफैक्ट आज भी वो यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है। हालांकि आयरलैंड के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें अलग कर दिया जाए। यानी दोस्तों, दुनिया में जितने भी ऐसे देश और वहाँ के नागरिक हैं जिन्हें ब्रिटेन या फ्रांस या यूरोप के किसी देश ने अपना गुलाम बनाया था, वो फिलिस्तीन के लोगों का दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए हमारे देश भारत में भी बहुत ज्यादा फिलिस्तीन का समर्थन किया जाता है और हमारे देश की गवर्नमेंट बार बार 2 स्टेट थ्योरी की बात करती है, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन की, और यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन को एक ऑफिशियल देश के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। और फिलिस्तीन की यूएन में जब मेंबरशिप की बिड थी तो भी इंडिया ने उसे सपोर्ट किया था। हालांकि इंडिया में बहुत से गद्दार 100 साल पहले जब ब्रिटेन का गुलाम था तब भी रहा करते थे। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं और ये जानते हुए भी कि भारत सरकार की क्या थ्योरीज हैं और भारत सरकार की क्या फॉरेन पॉलिसीज हैं, ये लोग उसके उलट इंटरनेशनल मंच इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं जिन्हें विदेशों के नागरिक देखते हैं। ऐसा करके ये अपने देश की छवि को बर्बाद करने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो 100 साल पहले भी भारत के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन करते थे और आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जब ईरान के प्रेसिडेंट की मौत हुई, ईरान को दुनिया के सबसे बड़े इंडिया के अलाइड देशों में से एक माना जाता है। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने ईरान के प्रेसिडेंट के समर्थन में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और अपने झंडे को झुका दिया।
लेकिन ये लोग इंटरनेशनल मीडिया में कमेंट करके ईरान के प्रेसिडेंट की मौत पर भी खुशी जताते देखे गए और इन कमेंट्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ईरान के लोगों सहित दुनिया भर के लोग देखते हैं और इस तरीके से लोग भारत की छवि को बदनाम करने का काम करते हैं। खैर दोस्तों, बात करते हैं आयरलैंड की। तो इसीलिए आयरलैंड फिलिस्तीन का बहुत ज्यादा समर्थन कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन 3 देशों के रिकॉग्नाइज करने से फिलिस्तीन को फायदा क्या होगा। दोस्तों, ये फिलिस्तीन की जीत की तरफ एक छोटा सा कदम है। फिलहाल तो इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे देश इंस्पायर होते हैं और धीरे धीरे उसे रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे हैं। इन 3 देशों के अलावा और भी कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में रिकॉग्नाइज करने की बात कही है। हालांकि अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन जल्द ही स्लोवेनिया जैसे देश भी ऐसा ऐलान कर सकते हैं और धीरे धीरे जब बहुत सारे देशों का समर्थन उसे मिल जाएगा तो इवेंचुअली वो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट देश के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, जिससे कि हो सकता है वहाँ के लोगों को परमानेंट रिलीफ मिल जाए, क्योंकि 100-200 साल तक तो आजादी की लड़ाई चलती ही है। अभी तक फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन के 143 देश रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जब भी फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप की बिड करता है तो अमेरिका उसे वीटो कर देता है। लेकिन जितने ही ज्यादा और जितने ही पावरफुल देश जैसे कि नाटो के मेंबर्स फिलिस्तीन को जब रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा बदलाव करे और उसकी मेंबरशिप पर वीटो ना करे। अब जैसे कि दोस्तों यूरोप का काफी ताकतवर देश है फ्रांस, वो भी आगे चलकर फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। हालांकि फ्रांस ने ये स्टेटमेंट दी है कि अभी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का सही वक्त नहीं है जब तक ये लड़ाई चल रही है। इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि वो आगे किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा है। अब दोस्तों बात की जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो उसने इजराइल के कई बड़े लीडर्स को अरेस्ट वारंट जारी करने की बात कर दी है, जिनमें से नेतन्याहू के साथ साथ वहां का डिफेंस मिनिस्टर याव गैलेंट भी शामिल है। जैसे ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ऐसी बात कही, वैसे इजराइल और उसके सगे दोस्त अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम बहुत ज्यादा बौखला गए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही कोसना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका के तो 12 सेनेटर्स ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के जजेस को धमकी भरे लेटर लिख डाले। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद क्या विदेश यात्रा करना जारी रखोगे, तो उसने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं जारी रखूंगा। डरना चाहिए उस प्रोसिक्यूटर को जिसने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यानी दोस्तों खुले तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का न सिर्फ उल्लंघन कर रहा है बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज को ही धमकी दे रहा है। बहरहाल अमेरिका, यूके और इजराइल की धमकी के बीच यूरोपियन यूनियन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले का समर्थन कर दिया है और उसने कहा है कि आईसीसी के सभी फैसलों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।